बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का टॉपिक है आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर्स। के वेव के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी क्या क्या खसूसियात हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वेवलेंथ। इससे पहले भी हम वेवलेंथ जो है वो उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस होता है एक क्रस्ट, दो क्रस्ट या दो टर्फ के दरमियान। यहाँ पे हम देखते हैं वेवलेंथ क्या है। इट इज द डिस्टेंस, ये फासला होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव पार्टिकल्स। कंसेक्टिव का मतलब है बिल्कुल आमने सामने वाले, नजदीक वाले। ऑफ द वेव्स, के वेव्स के जो बिल्कुल सामने वाले नजदीक वाले पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो फासला होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। अगर हम ट्रांसफर वेव्स की बात करें, इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स, इससे पिछले टॉपिक में हम ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफर वेव जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, यानी दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। अगर हम यहाँ से फिगर से देखें तो ये हमारे पास एक ये क्रस्ट, एक ये क्रस्ट, तो इन दोनों के दरमियान जितना भी ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं वेवलेंथ। अगर ट्रफ की बात करें तो ये एक ट्रफ, ये ट्रफ और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस, जो फासला है वो कहलाएगा वेवलेंथ। आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अगर हम देखें, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस एंड रिफ्लेक्शन, यानी दो कंप्रेशन, कंसेक्टिव मतलब आमने सामने वाले, नजदीक वाले, दो कंप्रेशन या दो रिफ्लेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। अगर हम फिगर से देखें तो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है, जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और जहाँ से एक दूसरे के नजदीक होते हैं वो कहलाता है कंप्रेशन। इसी तरह ये फिर रिफ्लेक्शन है, ये कंप्रेशन। तो दो ये कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ, और ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। तो इसी तरह वेवलेंथ से हमें क्या पता चला, क्या होता है वेवलेंथ? डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल्स के दरमियान, वेव्स के, और इसको लैम्डा से जाहिर करते हैं। हमेशा इसको मीटर्स में मेजर करते हैं, यानी मीटर्स में लिया जाता है इसको, इसका यूनिट है मीटर। आगे हमारे पैरामीटर्स है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा फासला ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, के मीडियम के पार्टिकल्स मैक्सिमम कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट या कहाँ तक फासला तय करते हैं उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर हम वेव से देखें तो यहाँ से ये एक वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम इसने यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसके बाद आगे जाने की बजाय ये वापस नीचे आ रही है, और मैक्सिमम ये यहाँ तक आई है, इसके बाद फिर दोबारा से ऊपर जा रही है। तो मैक्सिमम ये यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ये सारा जो हिस्सा है वो कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड। अगर नीचे से बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक गई है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा एम्पलीट्यूड। इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? अपनी मेन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन से लेके मैक्सिमम जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। आगे है साइकिल। अ क्रस्ट एंड इट्स एडजेसेंट ट्रफ टुगेदर फॉर्म अ साइकिल। क्या मतलब है कि एक क्रस्ट या उसी के साथ वाला ट्रफ जब दोनों मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो एक साइकिल बन जाता है। अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास ये क्या है? क्रस्ट, और ये इसी के साथ वाला है ट्रफ, तो यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा एक साइकिल। फिर ये अगला साइकिल शुरू हो गया, ये यहाँ से ये क्रस्ट, ये इसका ट्रफ, तो ये सारी एक साइकिल। उसके बाद अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक ये अगला साइकिल। तो इस वेव में कितने साइकिल नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक साइकिल। आगे है कंप्रेशन। कंप्रेशन हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में रीजन ऑफ द हायर प्रेशर, वो हिस्सा जहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है, वेयर
पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं उसको कहते हैं कंप्रेशन। इससे पहले हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आगे है रेयरफैक्शन। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में द रीजन ऑफ लो प्रेशर, जहाँ पे कम प्रेशर लग रहा होता है, वेयर पार्टिकल्स आर स्पेस्ड अपार्ट, वहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उसको उस हिस्से को कहते हैं रेयरफैक्शन। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज अ सरफेस। वेव फ्रंट वो सतह होती है इन द पाथ ऑफ वेव, वेव के रास्ते में, और विच all particles have same phase of vibration, जहाँ पे सारे पार्टिकल की वाइब्रेशन एक जैसी हो जाती है, उस सतह को कहते हैं, उस सरफेस को कहते हैं ये वेव फ्रंट है। आगे देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव, यानी एक वेव को पूरा करने के लिए जितने टाइम की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। अगर हम यहाँ से देखें तो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेके जब यहाँ तक ये एक वेव जो है कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना इसको टाइम लगेगा वो इसका कहलाएगा टाइम पीरियड। यहाँ से भी नेक्स्ट अगली वेव स्टार्ट हो गई है यहाँ तक, तो उससे अगला टाइम पीरियड होगा। तो एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जितने टाइम की जरूरत पड़ती है वो इसका कहलाता है टाइम पीरियड। इसको किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल टी से, और हमेशा इसको सेकंड्स में मेजर करते हैं, यानी इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स की तादाद पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से गुजर रही होती है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड के अंदर अंदर कितनी वेव्स गुजर रही हैं किसी भी पॉइंट से, किसी भी पार्टिकल से, वो कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या मुराद है कि फर्स्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक वेव्स कंप्लीट हुई, यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव, तो अगर 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक वेव्स कंप्लीट होती है तो इसका मतलब इसकी 1 और 2, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी? 2, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी कितनी होगी? 2। अगर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कर लो, यहाँ तक आने के लिए 1 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बनी? 1, 2, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी? 2, तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 2। तो नंबर ऑफ वेव यानी वेव्स की तादाद 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वेव्स पास करती हैं उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, यानी उल्ट होता है। F = 1/T। इट्स ऐसा यूनिट इन हर्ट्ज, इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज, और इसको XZ से जाहिर किया जाता है। जहाँ भी XZ लिखा हो उसका मतलब है हर्ट्ज, और हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वेव का द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वेव ने, वो कहलाती है इसकी वेलोसिटी। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रही है, और एक वेव ने यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर किया है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है उसको, वो कहलाती है इसकी वेलोसिटी। इसका फार्मूला V = S/T। S शो कर रहा है डिस्टेंस को और T शो कर रहा है टाइम को, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कहलाती है इसकी वेलोसिटी। आगे है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तीनों के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। वेलोसिटी का भी हमने फार्मूला पढ़ा है। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी जितना डिस्टेंस कवर किया है वेव ने, और टाइम टेकन, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस को हम लैम्डा से जाहिर करेंगे और टाइम को कैपिटल T से, वेलोसिटी को V से, तो V = λ/T। यहाँ से V = लैम्डा को अलग कर लिया और 1/T अलग कर लिया। हमने इससे पहले फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। F = 1/T। V यहाँ से अगर देखें V को उसी तरह लिखेंगे, लैम्डा को उसी तरह लिखेंगे, और 1/T की जगह हम क्या लिखेंगे? F, क्योंकि 1/T फ्रीक्वेंसी F के ऊपर, तो यहाँ पे 1/T की जगह क्या लिख दिया? F। हम इसको अरेंज कर लेंगे, V = F लैम्डा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी,
फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।